हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सुप। आज हम लोग करेंगे जो पॉलिटी का घटना चक्र कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे उसमें, और उससे पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी की थी। तो आज उसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 1919 का अधिनियम किससे संबंधित है? द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑप्शन है, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो जो एक्ट 1909 का था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि हिंदू हिंदू एंड मुस्लिम के वोटों को अलग अलग कर दिया। यानी कि हिंदू जो है वो हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम जो है वो मुस्लिम को वोट करेगा। ओके, तो ये किया गया था 1909 के एक्ट में। ओके, और हम लोग जानते हैं कि 1909 के एक्ट को और क्या कहते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और मिंटो यहाँ पे क्या है? वॉइस रॉय है, या गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कह सकते हैं। और जो मॉर्ले है ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। ओके, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये इसमें नीचे दी गई हैं। तो इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो 1919 के अधिनियम की हैं? ओके, इससे पहले हम लोगों ने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट किया है, तो आप अब अगर नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करें तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा 1919 के अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए रखे हैं। तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंस, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई इस एक्ट के द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि प्रांतों में जो है द्वैत शासन की शुरुआत इसी एक्ट के द्वारा हुई थी, और इसे मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक, ये अभी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनलिज्म या इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये किया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग? नहीं, ये तो अभी हम लोग करके आ रहे हैं, ये 1909 के एक्ट से किया गया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस, केंद्र से प्रांतों की विधायी अधिकार का हस्तांतरण हुआ था। तो हाँ, हुआ था, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1 एंड 3। तो इसमें कौन सा है? सी। तो 1 एंड 3 सही आंसर है, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ट्रू ही इसमें पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की हैं। ओके, अब जो 1919 का एक्ट है इसको हम लोग जानते हैं कि इसे कहते हैं मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था? इसी एक्ट में 1919 के एक्ट में ही क्या हुआ था? सबसे पहले सेंटर में बाई कैम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। और क्या हुआ था? सेंटर में बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी। ठीक, बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसे मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और इसमें ये दो फीचर भी इसी एक्ट के हैं। तो इसमें सी हमारा ऑप्शन सही हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक
स्वेच्छाचारिता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन से अधिनियम द्वारा लाई गई। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या 1919 या 35 या 47। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये चीज की गई थी। ओके, और हम लोग जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर हिस्सा कौन से एक्ट के द्वारा लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही लिया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी प्रेजेंट में है उसका हिस्सा लगभग 75%, 70 to 75% हिस्सा जो है 1935 के एक्ट से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। ओके, और अगर और बात करें 1935 के एक्ट की, तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो 1919 में प्रोविंशियल डायरकी थी, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग चालू कर दी थी। ठीक, इस एक्ट के द्वारा हम लोगों ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी कि प्रांतीय ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, और ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रोविंस भी अपने मन से काम कर पाएंगे। ठीक है, और स्वतंत्रता दे दी थी प्रोविंसेस को, यानी कि प्रांतों को। ओके, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जो पावर को 3 भागों में, 3 लिस्टों में, 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें की थी एक फेडरल, एक थी फेडरल और एक थी प्रोविंशियल और एक थी कंकरेंट। जैसे कि अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लिस्टें हैं, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट है। तो शेड्यूल 7 में ऐसे ही इसमें भी थी, इसमें कर दी गई थी। ठीक, 1935 के एक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाई विच एक्ट। भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो भारत की जो विधायिका है उसको पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ भी सवाल है, क्योंकि घटना चक्र में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा ये चीज लाई गई थी कि विधायिका को पहली बार द्विसदनात्मक बना दिया गया था। ओके, जिसमें कि एक जो बाइकैमरल बना दिया था, मतलब कि एक बना दिया था काउंसिल ऑफ स्टेट और एक बना दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसे क्या कहते थे, अपर हाउस। जैसे हमारा अभी अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा है। और लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहते थे लोअर हाउस, जैसे कि आज कल सेंटर में जो लोकसभा है, लोअर हाउस। ओके, और इसमें जो मेंबर थे अपर हाउस में 60 थे, और जो लोअर हाउस थे उसमें 140 मेंबर थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज डिवाइडेड फ्रॉम विच एक्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, जो आर्टिकल 1, 2, 3 में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो चीज कहां से ली गई, मतलब कि कौन से एक्ट के द्वारा ली गई थी, तो ये हम लोगों को बताना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 35 के तहत, या 1909 के तहत, या इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा। तो हम लोगों को ये पता है कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अडॉप्टेड किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के
द्वारा वहां से लिया गया है। तो मतलब कि बी इज द राइट आंसर। तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो भी वहीं से लिया गया है। और जो प्रेसिडेंट कहाँ है, ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 में है, और इसका जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस की पावर 1 to 3 में है। और हम लोग जानते हैं ऑर्डिनेंस जो है यानी कि अध्यादेश है वो पारित कानून होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव लॉ होता है। ओके, लगा लाया। और इसकी अवधि कितनी होती है, 6 मंथ्स होती है। और अगर और ये आता कब है, जब जो सदन जो है नहीं चल रहा होता है, तब उसके बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट अध्यादेश लाता है, जो कि 6 महीने के लिए होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लोकसभा के सेशन हैं, तो सेशन है उनके बीच मैक्सिमम कितना 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ में तो जो है हाउस खुलेगा ही, मतलब कि सेशन चालू होएगा। जैसे कि 3 सेशन होते हैं ना, BMW, यानी कि बजट, मानसून और विंटर। तो इनके बीच मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो और ये ऑर्डिनेंस भी 6 मंथ का होता है इसी वजह से। अब अगर ये इम्पोर्टेंट मैटर जब कोई है और ये जो सदन है वो चालू नहीं है, तो क्या किया जाता है, ये प्रेसिडेंट इशू करता है 6 महीने के लिए। और फिर अगर ये लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तो इसको पेश किया जाता है और इसे पास किया जाता है विदिन 6 वीक। ठीक, विदिन 6 वीक इसको पास करना होता है। तो ये है ऑर्डिनेंस के बारे में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच एक्ट। जो भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है वो किस अधिनियम पर आधारित है। तो 1909 के एक्ट पर, या 1919, 1935 या 1947। तो हम लोगों को ये ऑब्वियस आंसर है कि सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये दिया गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था ना 1935 के एक्ट में, वो भी देखे थे कि एक प्रोविंस के लिए, एक सेंटर के लिए और एक कनकरेंट थी। ऐसे ही अभी भी फेडरल, प्रोविंशियल और कनकरेंट है, जिसमें कि फेडरल सेंटर को कहते हैं, प्रोविंशियल स्टेट, और कनकरेंट तो कनकरेंट ही है। ओके, तो इसी एक्ट के द्वारा लिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई। तो भारतीय संघीय प्रणाली और केंद्र में ध्वज शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। तो ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है, कि भारत में संघीय प्रणाली और द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। तो ये 1919, 1909, 1935 या नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर ही क्या आ रहा है, 1935, क्योंकि ये लगातार इसमें ऐसे ही दिए होते हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करने से उसमें नई नई चीजें मिलती हैं। तो 1935 जो है इसी एक्ट से किया गया था, फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के प्रावधान को किसमें शामिल किया गया था। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। तो कहाँ पे शामिल किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, या अगस्त जो ऑफर था 1940, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ए इज द राइट आंसर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन था, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट थी। ओके, तो इसमें कौन कौन सी थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया स्टेट थी और प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द फेडरल पॉलिटी
इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि कौन से अधिनियम द्वारा भारत में जो संघीय प्रणाली है उसका प्रावधान आया था? तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू द, मतलब कि 1935 के अधिनियम के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, मतलब कि रेजिडुअल जो पावर थी वो किसे दी गई थी? तो फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, या गवर्नर जनरल को, या प्रोविंशियल गवर्नर को? तो इसमें क्या आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी कौन सी, रेजिडुअल पावर। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो कि इंक्लूड नहीं होती हैं तीनों लिस्ट में, तो जो एक्स्ट्रा होती हैं उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोविंशियल लिस्ट थी और एक थी फेडरल लिस्ट और एक थी कंकरेंट, तो इनके अलावा भी जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के बाद पावर दी गई थी। ओके, जैसे कि आजकल है इसमें रेजिडुअल में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट के पास है रेजिडुअल पावर, और तब उस टाइम को उस पर थी गवर्नर जनरल पर थी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेजिडुअल पावर वर गिवन टू द। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें दिए रखे हैं क्योंकि कई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बदल बदल के शब्द। तो क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा के पूछना वही चीज है। तो क्या है, गवर्नर जनरल इसका भी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है? ठीक है, तो जो घटक दिए गए इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है, ये पूछ रहा है, जैसा कि भारत अधिनियम 1935 में अपनाया गया था। तो a written constitution for the country, elected representative responsible to the legislature, या evising a scheme of federation, या nomination of the official member to the legislature। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक महत्वपूर्ण व स्थायी घटक नहीं है भारतीय संवैधानिक इतिहास में? तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर है ए, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ये नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, डिड नॉट प्रोवाइड फॉर ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, और ये जो सबसे पहले प्राइमरली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बट ये सोवरन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस नहीं था, यानी कि जो सोवरन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ये। अब देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट किया गया था सबसे पहले वो कब किया गया था, वो किया गया था 1940 में। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 1940 का जो अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर में सबसे पहले डिमांड की गई थी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो ये स्टार पॉइंट आप लोग याद रख लें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले डिमांड कब की गई थी, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट की गई थी। ओके, और फिर
क्या हुआ 1942 में, 1940 के बाद 1942 में क्या आया था, क्रिस्प प्रपोजल आया था, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स से क्रिप्स प्रपोजल। अब क्रिस्प प्रपोजल था, वो क्या था, तो क्रिस्प प्रपोजल में एक फ्रेमवर्क था फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार टू, यानी कि ये वादा किया गया था कि जो वर्ल्ड वार टू जब खत्म हो जाएगी, यानी कि 1945 के बाद आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, इंडियंस को कहा गया था। तो ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था, ठीक, क्रिप्स प्रपोजल में, जो कि 1942 में आया था। तो 1935 के एक्ट में एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक कौन सा नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ये कंट्री के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द अमोंगेस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो द एक्ट प्रोवाइड द नोट पूछ रहा है, नॉट ए सेलिएंट फीचर मतलब कि कौन सा फीचर नहीं है 1935 के अधिनियम का। तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरा है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तीसरा क्या है, द बिगिनिंग ऑफ द इट मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इट, और चौथा क्या है, इट अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। तो ये तो ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, उसमें पूछा नहीं है। फिर इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब अबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंशियल लेवल, और जब डायरकी खत्म कर देंगे तो क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी 1935, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिर क्या है, रेजिडुअल सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं दिया था, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी सही है, ऑल इंडिया फेडरेशन वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेजिडुअल सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये चीज नहीं एलोकेट की गई थी कि रेजिडरी सब्जेक्ट हैं या अवशिष्ट सब्जेक्ट हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिए जाएं। ओके, ये गवर्नर जनरल के पास थे, ये जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ना कि रेजिडरी जो पावर है वो किसके पास थी, गवर्नर, जो रेजिडरी सब्जेक्ट थे वो किसके पास थे, गवर्नर जनरल के पास थे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें बताना है ऑप्शन सही कौन सा है। तो इट गिव्स द इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इट इनविजाइज्ड पार्टीशन मतलब कि विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट अबॉलिश्ड द नेटिव स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 75% हम लोगों ने यहीं से अडॉप्ट किए हैं चीजें। ओके, क्योंकि इससे हम लोगों ने बहुत सी चीजें ली हैं, जैसे कि 75% में जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, का कंसेप्ट, यानी कि सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवाइड। और इसी से क्या हुआ था, 1935 के एक्ट से फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। और बहुत सी चीज़ें हैं, और आरबीआई की स्थापना भी इसी से हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ द बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो कौन से एक्ट के द्वारा बर्मा को इंडिया से अलग किया गया था, ये पूछ रहा है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग,
या 1919 या 1935 या 1947? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से। ओके, और 1935 सेपरेट किया गया था, और जो बर्मा जो है बर्मा जो है 1937 में सेपरेट कॉलोनी बनी जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो धन्यवाद, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।